So welcome everyone to Computech World, and this is a part 1 of series Java programming language. In this series you will learn from the fundamentals. Okay, as a beginner you will learn the fundamentals of Java, and then later as well as we will continue the series, so then you will become an expert in the Java language. Okay, so in today's video, in the part 1, today I will introduce you what is class, what is the concept of class in Java, how to declare a variable, and what is the keywords, what does it mean, public, static, void, main. आपने बहुत बार सुना होगा इन keywords को जावा में, और अगर आपको नहीं समझ में आता है कि इसका क्या यूज़ है, so this video is for you all. ठीक है, so I will also try to create this video in a bilingual mode. ठीक है, ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो इंग्लिश में देख रहे हैं या हिंदी में देख रहे हैं, दोनों ही तरह के व्यूअर्स को ये वीडियो समझ में आ जाए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. बट इफ़ यू वांट अ प्रॉपर वीडियो of this series in English only, then please let me know in the comment section. I will create that video also for you all. Okay, so सबसे पहले आपको ये समझना है कि जो जावा लैंग्वेज है वो किस तरह की लैंग्वेज है. सो जावा बेसिकली आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आती है. इसे शॉर्ट में हम ऊप भी कहते हैं. ओके, सो ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. तो दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखनी है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते वक्त, पढ़ते वक्त, कि क्या ये एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है कि नहीं. केस सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि जो हम फंक्शंस नेम यूज़ करते हैं, जो आइडेंटिफायर यूज़ करते हैं, अगर हम उन्हें डिक्लेयर कर रहे हैं या वो प्री डिफाइंड कोई आइडेंटिफायर है या फंक्शन है, तो अगर वो कैपिटल केस में है या स्मॉल केस में है, तो हमें थ्रू आउट द प्रोग्रामिंग, एंटायर प्रोग्रामिंग के टाइम तक उसे वैसे ही यूज़ करना है कि हम उसे कैपिटल या स्मॉल में अपने मन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं. ओके, सेकेंड कॉन्सेप्ट है क्लास. जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो क्लास के बेस पे चलती हैं. ठीक है, क्लास क्या है? क्लास इम्पॉर्टेंट होती है बिकॉज कोई भी फंक्शन स्टैंड अलोन काम नहीं करता, उसको क्लास की ज़रूरत होती है. बिकॉज क्योंकि जावा आपकी एक ओप बेस्ड लैंग्वेज है. सो यू नीड टू रिमेंबर दैट Java is case sensitive and it works on the concepts of OOP. अब हम आपको एक एग्जाम्पल दिखाते हैं. जैसे हमने लिखा क्लास. अब प्रोग्राम कैसे डिक्लेयर करते हैं? सबसे पहले हम कीवर्ड लिखते हैं क्लास, देन उसके बाद हमारी क्लास का नेम. सपोज अगर हमने लिखा स्टूडेंट, ओके, एंड उसके बाद कर्ली ब्रेस स्टार्ट. सो व्हाट डज इट मीन? इसका मीनिंग क्या है? देखिए, इस कर्ली ब्रेस का मतलब होता है कि यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है. ओके, क्लास स्टार्ट्स. कि यहाँ से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, और ये जो क्लास कीवर्ड है ये मैंडेटरी है लिखना. अगर आप नहीं लिखेंगे तो आप क्लास नहीं बना पाएंगे. अब ये क्लास है क्या? जैसे अगर आप अपने चारों तरफ नज़र डालें तो आपको जितने भी ऑब्जेक्ट्स दिखते हैं वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर दिखेंगे. जैसे कि अगर इस समय मेरे हाथ में एक पेन है, तो ये पेन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है? स्टेशनरी. तो स्टेशनरी क्लास हो गई, कैटेगरी मीन्स क्लास. तो ऐसे ही जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपनी ही कैटेगरी को यानी क्लास को बिलोंग करते हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अब इसके बाद आपको ये समझना है कि ये स्टूडेंट क्या है. स्टूडेंट आपने जो अपनी कैटेगरी का नेम दे दिया, अपनी क्लास का जो नेम दे दिया, ये वो है. तो ये हो गया आपका क्लास नेम. अब आपकी फर्स्ट लाइन ये रहेगी. ओके, आप कोई भी जावा प्रोग्राम बनाएं, चाहे वो एक इजी जावा प्रोग्राम हो
या एक डिफ़िकल्ट जावा, कॉम्प्लेक्स जावा प्रोग्राम हो, जो सबसे पहली लाइन आपको लिखनी है क्लास कीवर्ड के साथ आपको मेंशन करना है अपनी क्लास का नाम। देन कर्ली ब्रेस ओपन करने के बाद आपको ये बताना है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, स्ट्रिंग एंड देन ओपन क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, ओके, आर्क्स एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड अगेन कर्ली ब्रेस स्टार्ट। सो व्हाट डज इट मीन? पब्लिक आपका यहाँ पे एक एक्सेस मॉडिफायर है। पब्लिक कीवर्ड आपका एक एक्सेस मॉडिफायर है। अभी मैं आपको बताऊंगी एक्सेस मॉडिफायर का क्या मतलब होता है। स्टैटिक आपका एक नॉन मेंबर है। स्टैटिक आपका एक नॉन मेंबर है। वॉइड आपका रिटर्न टाइप है। वॉइड आपका रिटर्न टाइप है, ठीक है। मेन आपका फंक्शन है। स्ट्रिंग आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप है। एंड आर्ग्स मीन्स ARGS stands for arguments means variable name. ओके, तो ये इसका मतलब हुआ। अब ओके, तो अब मेरे हिसाब से आप लोगों को पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन का मतलब समझ में आ गया होगा। पब्लिक का मतलब है कि एक एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, कि जो क्लास के मेथड्स हैं वो किस किस तक एक्सेसिबल हैं। उसके बाद आपका है स्टैटिक। स्टैटिक जो है आपका वो बताता है कि वो इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकता। ओके, वी राइट स्टैटिक कीवर्ड व्हेन डिफाइनिंग मेन। जब हम मेन को डिफाइन करते हैं तो स्टैटिक लिखना ज़रूरी है, बिकॉज इट्स प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बिगिंस फ्रॉम मेन एंड नॉट ऑब्जेक्ट हैज़ बीन क्रिएटेड। देन उसके बाद है वॉइड। वॉइड का मतलब होता है दैट अ मेथड डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। वॉइड का मतलब होता है नल, जिसमें कुछ भी ना हो। मेन जो है वो आपका ये बताता है कि कहाँ से आपका प्रोग्राम मेन एग्जीक्यूशन के लिए स्टार्ट होगा। देन स्ट्रिंग, इट इज़ द डेटा टाइप। ये आपका डेटा टाइप है और ऑफ द पैरामीटर विच इज़ रिटन विद इन द पैरेंथेसिस, ठीक है। देन आर्ग्स। आर्ग्स मीन्स द पैरामीटर आर्ग्स इज ऑफ एन एरे टाइप। जब हम कोई भी वर्ड, जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा न्यू और उसके बाद हम ये ब्रैकेट लगाएं, तो इसका मतलब कि एक एरे है प्रोग्रामिंग में, ठीक है, विच कंटेन्स आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट जो भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है वो वैल्यू आर्ग्यूमेंट कहलाती है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट में। Args parameter must be specified whether or not the user is required to enter a command line argument and whether or not the code in the program actually makes use of the argument. कमांड लाइन का मतलब होता है जब हम प्रोग्राम रन करा के आउटपुट विंडो पे कोई वैल्यू पुट करना चाहते हैं जिसके बाद हमें कोई रिजल्ट दिखेगा, ठीक है। तो वो जितने भी हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो पास होंगे वो सब इसमें स्टोर होंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चाहे हम रन टाइम पे आर्ग्यूमेंट्स पास करें चाहे ना करें, लेकिन इसे हमें डिक्लेयर करना ज़रूरी है। तो अब इसकी अगर हम समरी देखें तो आप समझ सकते हैं कि पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में पब्लिक आपका एक एक्सेस मॉडिफायर हो गया। स्टैटिक बताता है कि इंस्टेंशिएटेड नहीं हो सकता। वॉइड रिटर्न टाइप है। मेन एंट्री पॉइंट होता है। स्ट्रिंग आर्ग्स कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट के लिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब ये आपको और ज़्यादा तब क्लियर होगा जब आप लोग पार्ट 2 में प्रैक्टिकल देखेंगे कि इन लाइन को कैसे हमें प्रोग्राम में यूज़ करना है, इन फंक्शंस को कैसे हमें प्रोग्राम में यूज़ करना है।
अब जो मेन चीज़ है जो आपको प्रैक्टिकल करने से पहले समझनी है वो है हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। ये वेरिएबल क्या होते हैं पहले ये समझ लीजिए। कोई भी अल्फ़ाबेट, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो स्मॉल हो, ठीक है, या कोई भी नेम, वो चाहे कैपिटल में लिखा गया हो या स्मॉल में लिखा गया हो, वो नेम कोई भी फंक्शन नेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल की स्टार्टिंग कभी भी किसी भी नंबर से नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बीच में स्पेशल सिंबल्स, स्पेशल साइन नहीं होने चाहिए, एक्सेट्रा। ये कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त। हमेशा वेरिएबल का नेम आप चाहे कोई भी नेम रखें, वो फंक्शन नेम नहीं होगा। नेम हमेशा कैरेक्टर से ही स्टार्ट होगा, यानी किसी न किसी अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट होना चाहिए, किसी नंबर से नहीं या फिर किसी भी स्पेशल सिंबल से नहीं। जैसे कि कुछ वैलिड अगर हम आपको एग्जांपल दिखाएं तो और वेरिएबल हमेशा आपको डेटा टाइप के साथ डिफाइन करने होते हैं। इंटीजर एक डेटा टाइप है। डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट हम पार्ट 3 में बताएंगे आपको। इंटीजर एक्स, तो एक्स हमारा एक वेरिएबल हो गया। उसके बाद आपको सेमीकोलन लगाना है, ये आपका करेक्ट मेथड है। इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हैं इंटीजर x इक्वल टू 10, ये भी आपका एक करेक्ट मेथड है। इस मेथड को हम तब यूज़ करते हैं जब वैल्यूज़ हम प्रोग्राम में पहले ही डिक्लेयर कर देते हैं वेरिएबल के साथ, एंड उन्हीं वैल्यूज़ के साथ हम प्रोग्राम में काम करते हैं। तीसरा मेथड है ठीक है, यानी कि इनिशियलाइजेशन। ये जो पहला मेथड है आपका, ये कहलाता है डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू। जो आपका सेकंड मेथड है वो कहलाता है असाइनमेंट ऑफ वैल्यू, यानी एक वेरिएबल बना के उसे एक वैल्यू दे देना। एंड जो आपका थर्ड मेथड है ये कहलाता है इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू। इनिशियलाइजेशन ऑफ वैल्यू, ओके। सो आई होप आपको इतने कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अब जब आप पार्ट 2 में ये देखेंगे कि कैसे हम एक बेसिक प्रोग्राम को जावा पे क्रिएट करेंगे। उस प्रोग्राम में स्टार्टिंग में आपके वेरिएबल नहीं यूज़ होंगे, आपके बहुत सारे फंक्शंस नहीं यूज़ होंगे, सिंपल प्रोग्राम होगा। लेकिन जैसे कि हमने बताया था उसमें आपके इन एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, इन रिटर्न टाइप, इस फंक्शन, ये जो हमने लाइन लिखी या जो हमने आपको ये बताया था कि क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं, आप ये सीखेंगे। और उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप ये सीख जाएंगे पार्ट 2 में ही कि कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करके हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। जावा बहुत ही टफ लैंग्वेज नहीं है। अगर आप इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, आपको एक साथ ले करके सारे कॉन्सेप्ट्स नहीं समझने हैं। आप एक कॉन्सेप्ट उठाइए, ठीक है, और उसको अच्छे से समझिए, फिर उसी एक कॉन्सेप्ट को लेके एक प्रोग्राम बनाइए। उस प्रोग्राम को आप 5 बार प्रैक्टिस करिए और जब तक आपको ना समझ में आ जाए आप अगले कॉन्सेप्ट पे मत बढ़िए। सो आज के पार्ट 1 में इतना ही था, and I will wait for your comments and suggestions. And sorry for my camera stand, it is shaking a lot today, that is why I'm holding the camera in my hand. But from the next video, okay, you don't have to worry about this, that the screen is shaking a lot या कैमरा बहुत हिल रहा है, ठीक है। आपको अगली बार से ये थोड़ा स्टेबल मिलेगा। सो पार्ट 3 में आप वेट करिएगा, एंड पार्ट 2 का आप वेट करिएगा, मिस मत करिएगा उसे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।